Hello students, once again welcome to our channel e-learning GSS Jaroda. Today I am going to teach you the remaining and last part of the lesson Lost Spring. जैसा कि आपने देखा स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा किस तरह से सीमापुरी और वही के वही कमोबेश हालात फिरोजाबाद के लोगों के थे। दोनों ही बहुत ही गरीबी के शिकार थे। दोनों ही जगह पर लोग जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त गरीबी के शिकार हैं और लेखिका उनको जानने की कोशिश करती है, उनके रहन सहन को, उनकी ज़िंदगी को जानने की उसने कोशिश की। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशीलता रखें, सेंसिटिव रहना चाहिए। हमें भी उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। इस पाठ से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके क्या हालात हैं, उन्हें भी जानना चाहिए। तो लास्ट में हमने देखा था कि अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, यानी युवाओं के एक ग्रुप से फिरोजाबाद के उन्होंने बात की कि भाई तुम लोग संगठित क्यों नहीं हो जाते, वाई आर यू नॉट ऑर्गेनाइज्ड, आप ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हैं। तो ऐसे में उन्होंने जवाब दिया कि भाई हम ऑर्गेनाइज हो गया, हमें कोई फ़ायदा भी नहीं। अगर हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं कि वी ट्राई टू बी ऑर्गेनाइज्ड, तो पुलिस द्वारा हमें क्या कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, पीटा जाएगा और फिर हमें गैर कानूनी यानी इलीगल किसी काम के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा एक ग्रुप के हेड ने, लीडर ने हमको मुझे ये जवाब दिया, लेखिका ऐसा बताती है। तो हालात कुल मिला के उनके कैसे हैं, ठीक नहीं है। अब इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। जवाब देता है, देर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं था जो इनको कोऑपरेट कर सके, इनको संगठित कर सके। अमंग का यूज आपको बता रखा है, क्यों आए हैं यहाँ पर अमंग, क्योंकि कई लोगों के बीच की बात हो रही है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग डिफरेंटली, उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति वहाँ नहीं था जो उन लोगों को चीज़ों को कुछ अलग तरीके से देखने के लिए क्या करे, हेल्प करे, अर्थात उनके इस हालात से उनको हटाकर दूसरी तरफ सोचने के लिए प्रेरित करे, कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करे। ऐसा वहाँ कोई भी बंदा नहीं था जो उनकी इस काम में मदद करे। जैसे ये राइटर कोशिश कर रही है कि भाई आप लोगों को अलग सोचना चाहिए, आप लोगों को अलग काम करना चाहिए, आपको संगठित होना चाहिए, वैसा वहाँ कोई ऐसा लीडर नहीं था उनके बीच जो उन्हें अलग हटकर काम करने के लिए या चीज़ों को कुछ अलग हटकर देखने के लिए क्या करे, मोटिवेट करे, हेल्प करे, ऐसा वहाँ कोई नहीं था। देयर फादर्स, अब उनकी पीड़ा ये थी, उनके पिता आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी कैसे हैं, एज टायर्ड एज दे आर, जैसे कि उनके युवा, जिस तरह से युवा जो हैं थके हुए हैं, उसी तरह से उनके पूर्वज यानी उनके पिता जो हैं वो भी क्या थे, थके हुए थे। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू apathy टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वे बात करते हैं एंडलेसली, एंडलेसली का मतलब जिसका कोई अंत, लगातार बात करते हैं। इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम, एक किसमें, स्पाइरल में, स्पाइरल माना वृत्त में, स्पाइरल माने जानते हैं आप लोग, क्या लिखा है देखो, हाँ कुंडली नुमा, यानी कुंडली जैसे होती है ना, वापस घूमकर वहीं आ जाती है। हाँ क्या चीज, हाँ इनडायरेक्टली, कहने का मतलब बात वही है। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, जिनको क्या करना है, गरीबी से कहाँ चला जाना है, एपाथी में। एपाथी का मतलब, एपाथी माने हाँ, एंड टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और फिर वहाँ से क्या, पॉवर्टी से किस में कहाँ जाना है इनको, एपाथी, एपाथी से फिर ग्रीड यानी लालच, और फिर उसके बाद इनजस्टिस। कुंडली जिस तरह से आपस में इस तरह से घूमती रहती है, उस तरह से उनको आपस में घूमना है, यानी हालात उनके कमोबेश यही है। क्या हिंदी दी हुई देखना, इसकी पढ़ना, इस पैराग्राफ
तो अभी जो हमने देखा उसमें देखा कि किस तरह से उनके हालात जो हैं किसी भी तरह से सुधरने वाले नहीं है, उनमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। हाँ, ये लगातार कुंडली नुमा यानी चक्र के समान बोलते हैं। जो गरीबी से उदासीनता, यानी गरीबी से उनका पॉइंट कहाँ पर, बोलने पर पहले तो गरीबी की बात करते हैं, फिर उदासीनता पर आ, एपाथी का मतलब उदासीनता होता है ना, एंड टू ग्रीड, फिर किस पर आ जाते हैं वो, लालच पर, और लालच से फिर कहाँ पहुंच जाते हैं, अन्याय पर, कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है इस तरह से। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर उनका कुंडली नुमा वो लगातार बोलते रहते हैं इन विषयों पर, और बाकी उनमें कोई इस तरह से अलग हटकर उनको सोचने के लिए प्रेरित करे ऐसा कोई भी नहीं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, द लास्ट वन, इसका जो अंतिम है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। उनकी बात सुनते हुए मैंने दो अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न भिन्न, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग दुनिया को मैंने क्या किया, देखा। मैं देखती हूँ दो अलग अलग दुनिया देखती हूँ उनकी बातों को क्या करके। वन ऑफ द फैमिली, इनमें से एक परिवार कौन है, कोट इन ए वेब, जो कि जकड़ा हुआ है जाल में। वेब का मतलब जाल में, वेब माने क्या होता है, नेट। और पॉवर्टी किसके जाल में फंसा हुआ है। पहली दो दुनिया देखती हूँ मैं उनसे बात करके, यानी उनसे बातचीत करने पर मेरे सामने दो दुनिया का जिक्र आता है, दो परिवारों का जिक्र, दो प्रकार के लोगों का जिक्र आता है। जैसे पहला है वो क्या, वो लोग हैं जो कोट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी और बर्डेन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और इसके अलावा किसके शिकार हैं, वो अपनी जाति की जो उनके स्टिग्मा है, स्टिग्मा का मतलब छाप, कलंक कह सकते हैं जिसको, है ना, उससे दबे हुए हैं वो। इन विच दे आर बोर्न, जिसमें उनका क्या हुआ है, जन्म। एक तो ये चीज हुई, एक तो कैसे लोगों की दुनिया देखी उसने, उनसे बातचीत करने के दौरान, उनको सुनने के दौरान, उनके विचारों को, उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने दो दुनिया देखी। लेखिका कह रही मैंने दो दुनियाओं को समझा, दो वर्ड्स को समझा, या दो वर्ड्स को समझा का मतलब दो वर्ग को समझा। तो पहला वर्ग कौन था, कैसे लोगों की फैमिली थी, जो कि गरीबी में जकड़ी हुई थी, और कास्ट का जो स्टिग्मा होता है, जाति का जो एक छाप होती है, जाति का जो एक कलंक लग जाता है ना कि ये फलाना जाति का है, उससे दबे हुए। इन विच दे आर बोर्न, जिसमें उनका क्या हुआ है। एक तो ये लोग हैं, और दूसरा है द अदर वर्ल्ड जो थी, अदर जो वर्ग था वो था अदर विशस सर्किल ऑफ साहूकार। और दूसरी जो दुनिया मैंने देखी कैसे लोगों की देखी, द अदर विशस यानी दुष्चक्र, सर्किल माने दुष्ट, विशस सर्किल का मतलब सर्किल, कैसा, दुष्चक्र, बुरा चक्र, ऑफ द साहूकार, कैसे लोगों का, द मिडिल मैन, किसका, बोलो, दलालों का, द पॉलिशमैन, और किसका, पुलिस वाले, द कीपर्स ऑफ लॉ, इसके अलावा कानून के रक्षकों, इसके अलावा द ब्यूरोक्रेट्स, इसके अलावा जो नौकरशाह हैं यानी सरकारी नौकरियां करते हैं अधिकारी। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब नौकरशाह का मतलब ये जो अफसर वगैरह जो सरकारी सेवा में अफसर होते हैं ना, इनको नौकरशाह कहा जाता है। एंड द पॉलिटिशियंस, और अगला जो इस ग्रुप में जो लोग हैं वो शामिल कौन है, राजनीतिज्ञ। यानी कुल मिला के मैंने यहाँ जो इन लोगों का दोनों ही जगह, एक तो सीमापुरी एंड दूसरा फिरोजाबाद, दोनों जगह जो मेरी इनसे चर्चा हुई, इन लोगों से जो बहुत ही घोर गरीबी के क्या हैं, पॉवर्टी के क्या हैं, शिकार हैं, और जिनके पास अपने खुद के जो धंधे हैं, व्यवसाय, इनके जो प्रोफेशंस हैं, उससे अलग हटकर वो सोच नहीं सकते, और बहुत ही कह सकते हैं गंभीर समस्याओं के क्या हैं वो शिकार, सीरियस प्रॉब्लम्स का वो सामना कर रहे हैं। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है वहाँ। तो ऐसे लोगों से जब मैंने बातचीत की तो मेरे सामने दो दुनिया देखने को मुझे मिली। पहली दुनिया थी ऐसे लोगों की जो गरीबी के शिकार थे, दुष्चक्र के शिकार थे, उसमें फंस चुके थे, और जिनकी जो अपनी जाति का जो कलंक उन पर लग गया है, जिसमें उनका जन्म हुआ है,
उससे दबे हुए थे। और दूसरा जो दुनिया मैंने देखी कैसे लोगों की थी, वो कुछ इन लोगों के दुष्चक्र वाली दुनिया थी। कैसे लोग? साहूकार। कौन होते हैं साहूकार? हैं? बोलो। ब्याज वगैरह पर पैसा देने वाले लोग हैं ना। द मिडिल मैन, जानते ही हैं आप लोग, बिचौलिए, दलाल, द पुलिसमैन, पुलिस वाले, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले, एंड द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिज्ञ, इनका जो एक दुष्चक्र बनाने वाला एक जो समूह था, दूसरा मैंने ये देखा। तो ये दो दुनिया मेरे सामने टुगेदर they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Together they have imposed the baggage on the child. इसके अलावा उन्होंने बच्चों पर क्या डाला है? बोझ डाला है। क्या किया है? Imposed the baggage on the child that he cannot put down. मतलब इन समाजों में, इनकी दुनिया में, इन गरीब लोगों की दुनिया में इन्होंने अपने बच्चों पर इतना बोझ डाल दिया है कि उसको वो क्या नहीं कर पाता, कैन नॉट पुट डाउन। उस बोझ को, उस बैग को, यानी उस भार को, या जिम्मेदारी का जो भार डाल देते हैं ना काम करने का, उसको वो क्या नहीं कर सकता, उतार नहीं सकता। अर्थात कहने का मतलब वो उससे जो बोझ घर वालों ने उन पर डाल दिया है कि आपको ये करना है, तो वो उसको करना ही है, वो उससे, हाँ, बिफोर ही इज अवेयर। और जब तक वो बच्चा क्या होता है? अवेयर होता है, यानी जागरूक होता है। अवेयर माने जागरूक होता है। ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। तो फिर वो इस काम को जैसे उसके पिता ने क्या किया था, स्वाभाविक रूप से क्या कर लिया था कि भाई हमारा यही काम है, हमारा, जैसे उसके पिता ने उसको बड़े होने तक क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया था कि भाई अब तो हमारा भविष्य, हमारा नसीब, हमारी डेस्टिनी यही है, हमको तो यही काम करना। वैसे वो भी इस तरह का काम करने को अपना क्या मान लेते हैं? नसीब मान लेते हैं और करते रहते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और उन लोगों के लिए इसके अलावा कुछ करना, ध्यान दीजिए, टू डू एनीथिंग एल्स, यानी इस चीज, यानी उनके पिता जो काम करते रहते हैं, जैसे रैग पिकर्स के जो बच्चे हैं, उनके पिताजी क्या, रैग पिकर्स के फादर्स क्या कर रहे थे? रैग पिकिंग का काम। ये बेंगल मेकिंग का फिरोजाबाद के लोग कर रहे थे, चूड़ी बनाने का। तो ये उनके पिता द्वारा किए जाने वाला क्या था? व्यवसाय था। तो इससे हटकर कुछ करना, तो टू डू एनीथिंग एल्स, एल्स का मतलब अन्य, इसके अलावा कुछ करना। किसके अलावा? रैग पिकिंग या आपके क्या कहते हैं जिसको, बेंगल मेकिंग का जो काम है, जो इनका व्यावसायिक ये कहना है पुश्तैनी धंधा है, यानी वर्षों से, पीढ़ियों से जो करते आ रहे हैं, इससे हटकर कुछ करना। क्या मतलब था उनके? वुड मीन टू डेयर, उनके लिए ऐसा करना एक प्रकार से क्या था? बड़ी हिम्मत वाली बात थी। क्या थी? बड़ा साहस वाला काम था। यानी उसके लिए उन्हें किसकी जरूरत थी? साहस की जरूरत थी, मेहनत, ये क्या कहते हैं, हिम्मत की जरूरत थी, जो वो क्या नहीं कर पाते, जुटा नहीं पाते, उनकी तरफ से वो कोशिश नहीं हो पाती। इसलिए वो अंत में जाकर के थोड़े बड़े होते हैं तो इसको अपना क्या मान लेते हैं? इसी काम को अपना सब कुछ मान लेते, अपना भविष्य मान लेते, अपना नसीब मान करके स्वीकार कर लेते। क्योंकि उनके लिए कुछ भी अलग करना, इसके लिए एक तरह से क्या था? मीन टू डेयर, एक तरह से क्या करना था? साहस करना था, और वो उनमें था नहीं। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और उनके जो परवरिश थी ना, ग्रोइंग अप का मतलब उनकी जो परवरिश थी, पालन पोषण कहते हैं जिसको, लुकिंग आफ्टर, नहीं समझ में आ रहा है? ब्रिंगिंग अप, अरे भाई उनका जो ब्रिंगिंग अप था ना, अर्थात उनकी जो क्या थी, परवरिश जो थी, जैसे आप लोगों की परवरिश हो रही है, मेरी हुई, आपकी हुई, सबकी बच्चों की होती है अपनी अपनी परवरिश। तो उनके लिए जो परवरिश हुई ना उनकी, उसमें डेयरिंग जैसी चीज उनके लिए परवरिश में कोई हिस्सा नहीं थी। यानी कभी उनको साहस करना क्या नहीं किया गया, सिखाया नहीं गया। जब भी उनकी परवरिश की गई, जब भी जिस बच्चे की जहाँ भी परवरिश हुई इस माहौल में, वहाँ पर हिम्मत करने जैसी कोई चीज उनको नहीं सिखाई गई। तो फिर उनके लिए तो कुछ भी अलग कर सोचना, तो वो तो मामला किसका था? डेयर का था, अर्थात साहस करने का था। वो तो उन्होंने सीखी ही नहीं थी। तो इसीलिए वो हताश, कहने का मतलब ज़्यादा अन्य
कामों की तरफ या अन्य ऑप्शंस की तरफ क्या नहीं करते थे, नहीं हाँ, विचार नहीं करते थे. When I sense a flash of it in मुकेश, और जब मैंने ये सेंस जो है, ये हिम्मत, यानी कहने का मतलब ये हिम्मत जिसकी उनमें क्या थी, कमी थी, ये हिम्मत मैंने, यानी अपने लीक से हटकर काम करना, अपनी जो परंपरा है उससे हटकर काम करने की जो बात मैंने महसूस की, वो साहस, जिसमें जो साहस इनके अंदर नहीं था, वो साहस जब मैंने किसके अंदर सेंस किया, बोलो बोलो, सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश. इट किसके लिए आया यहाँ पर, उस, हाँ, मुकेश के लिए तो आ ही नहीं सकता, डेयरिंग के लिए, उस साहस के लिए. जब उस साहस को मैंने, उस साहस की एक चमक, फ्लैश का मतलब चमक, मैंने जब मुकेश के अंदर क्या की, महसूस की ना, आई एम चीयर्ड, तो मुझे क्या हुई, खुशी हुई कि चलो कुछ तो अलग हटकर सोचा. तो ये प्रयास था. तो हमें भी अपने आसपास, तो ये यहाँ जानकारी लेंगे, हम थोड़ा सा हटकर बात करेंगे. जो मेन चीज़ है कि हम जीवन जी रहे हैं, जीवन में केवल अपने लिए जीना ही जीना नहीं है, सभी को पता है. लेकिन आज की इस वर्तमान प्रेजेंट टाइम की जो जनरेशन है, उसके लिए स्वयं के लिए ही जीना है, जो कि किसी भी तरह से एक मनुष्य को उसकी मनुष्यता की पहचान नहीं देता. तो मनुष्य अगर आप हैं, तो फिर आपको अपने आसपास के लोगों के प्रति सेंसिटिव होना पड़ेगा, उनके भी स्थितियों को देखना पड़ेगा, उनकी समस्याओं से भी आपको रूबरू होना पड़ेगा, और जो भी हर संभव आपसे क्या हो सके, प्रयास हो सके, तो उस समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए. जैसे जस्ट लाइक द राइटर इज ट्राइंग हिज हर बेस्ट, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है. और जब जैसे ही उसको एक थोड़ी सी हिंट मिला, थोड़ा सा एक संकेत मिला कि मुकेश में ये साहस है, क्या, कौन सा साहस, कि कुछ अलग हटकर करना, इससे अलग हटकर, लकीर मतलब जो चल रही है आपके, क्या कहते हैं, व्यवस्थाएं चल रही है, परंपरा जो चल रही है, उस परंपरा से, जो वो परंपरा जिसने उनको केवल गरीबी दी, इसके अलावा कुछ नहीं दी, उससे हटकर कुछ सोचना है. और तो फिर उसको बड़ी खुशी हुई. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक. जब उसने क्या कहा था, हाँ, जब उसने रिपीट किया था, क्या करता, वो रिपीट करता कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. जो फिरोजाबाद के किसी भी युवक के लिए क्या थी, डेयरिंग बात थी, एक साहस भरा निर्णय था. यह कैसा इनिशिएटिव था, एक प्रकार से कैसी पहल थी ये, बहुत ही डेयरिंग, बोल्ड डिसीजन था ये. तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लीक से हटकर था. He will go to the garage and learn. वो कहता है कि मैं जाऊंगा कहाँ, गैराज में जाऊंगा. गैराज जानते हैं आप लोग, अभी जहाँ पर इसका रिपेयरिंग वगैरह होती है ना, मोटर्स वगैरह की, कार वगैरह की, तो वहाँ मैं जाऊंगा. एंड लर्न, वहाँ जाकर क्या करूंगा, सीखूंगा. इरादा उसने बताया. बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. लेकिन बात ये थी कि वो गैराज जहाँ वो जाकर सीखना चाहता था, वो उसके घर से बहुत, हाँ, बहुत दूर था. हालांकि खैर ये बात लाक्षणिक है, या मेटाफोरिकली बात आ रही है. जैसे वहाँ आई ना सीमापुरी, कहने को तो कहाँ है, कहने को तो दिल्ली के सीमा पर स्थित है, लेकिन बहुत माइल अवे, बहुत दूर है. ठीक उसी तरह से ये बात को सोच लेना, उसके लिए सोच लेना तो हो सकता है, लेकिन इसको पूरा करना आसान नहीं. जिस प्रकार वो गैराज जो उसके सपनों को साकार करेगा, मैकेनिक बनने का, वो दूर है, वैसे इस सपने के साकार होने की स्थिति भी क्या है, मुश्किल भरी है. आई विल, फिर भी इरादे उसके बड़े अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, और सही मायनों में परिवर्तन लाने वाले हैं. क्रांतिकारी कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं, रिवोल्यूशनरी थिंकिंग है उसकी. तो इस तरह की चीज़ें समाज में आनी चाहिए. जहाँ अगर कोई कमियाँ चल रही है, गड़बड़ चल रही है, तो उससे अलग हटकर युवाओं को सोचना होगा. और ये ड्यूटी बनती है किसकी, समाज के युवाओं की. आई विल वॉक, ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं चल लूंगा. ही इंसिस्ट, जोर दे के कहता, कोई बात नहीं, दूर है तो क्या होगा, मैं जाऊंगा वहाँ. वो जोर देता है. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन. तब मैंने उससे पूछा, लेखिका कह रही, मैंने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारा सपना है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, एक प्लेन को उड़ाने का, जहाज को उड़ाने का भी तुम्हारा सपना है क्या. ये सडनली साइलेंट, इस पर वो क्या हो गया,
चुप हो गया, नो, और जवाब दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं। ही सेज स्टेयरिंग, क्या करते हुए, टकटकी लगाकर देखते हुए, एट द ग्राउंड, किसकी तरफ, जमीन की तरफ टकटकी लगाकर देखते हुए कहता है, नो 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 मैडम ऐसा नहीं है, मेरा ये चीज पॉसिबल मेरे लिए नहीं। इन इज स्मॉल मर्मर, उसकी जो नो कहते समय जो हल्की सी जो उसने मर्मरिंग की, अर्थात बड़बड़ाहट, धीरे धीरे बोलना। देयर इज एन एम्बारेसमेंट, उसमें क्या था, शर्मिंदगी थी, परेशानी थी। दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो अभी हाल फिलहाल किस में नहीं बदली थी, पश्चाताप में नहीं। रिग्रेट का मतलब पश्चाताप में नहीं बदली थी। हालांकि खैर ऐसा सोच लेना उसके लिए संभव नहीं था, तो इसलिए उसको ये थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुई। ही इज कंटेंट, वो तो संतुष्ट था। किस बात के लिए, टू ड्रीम ऑफ कार्स, किसका सपना देखने के लिए, कारों का। दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जिसे वो क्या करता था, प्रतिदिन अपने कस्बे की सड़कों पर क्या करते, हाँ, खड़खड़ा कर चलते हुए, हटलिंग माने हाँ, खड़खड़ा के चलते हुए, जिसे वो क्या कर सकता था, यानी ये चीज उसके रीच में थी। कहने का मतलब, ये कहने का मतलब प्लेन तो उसके रीच में था नहीं, ये चीज उसके रीच में थी, जिसको वो देखता था डेली। यहाँ उसके सपने के साकार होने की गुंजाइश थी, स्कोप था, तो इसीलिए उसने वो सपना, और पहली बात तो उसके लिए ऐसा सोचना ही बड़ी बात थी, क्योंकि इसके पहले वाले जितने भी युवा हुए हैं, इसके घर के पूर्वज एंसेस्टर्स हुए हैं, फादर्स हुए हैं, सब इसी धंधे को क्या कर गए, स्वीकार कर गए। उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। इसने कम से कम अलग हटकर सोचने की तो बात की है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फिर बात ये भी है, वो सपना देखे भी तो किसका, एरोप्लेन्स का, कि इसके फिरोजाबाद के आसमान में तो ना के बराबर एरोप्लेन्स क्या करते हैं, गुजरते हैं, उड़ते हैं। कैसे पता चला आपको ना के बराबर है, बताइए। हाँ, बोलो। फ्यू, फ्यू आया ना यहाँ पे, इसमें फ्यू, और सेमी नेगेटिव वर्ड है ये, संख्या बताने के लिए, ना के बराबर संख्या बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और ना के बराबर संख्या मात्रा बताने के लिए लिटिल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊपर आया ना, लिटिल हैज चेंज्ड द फिरोजाबाद, है फिरोजाबाद को बहुत कम, वहाँ बहुत कम परिवर्तन, ना के बराबर परिवर्तन आया। तो उसके लिए ये सपना जो था वो पूरा होने के चांस इसलिए नहीं थे क्योंकि वहाँ पर वैसे भी इसका कोई संकेत नहीं, यानी इस सपने को साकार करने जैसा कोई माहौल नहीं था। तो ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। अनीश जंग जी की ये रचना हमने देखी, और हटलिंग माने लिख रखा है आपने, तेजी से चलना, हाँ, तेजी से, ठीक है। तो ये आपका पूरा हुआ, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई, इस पाठ से हमें ये सीखने को मिला कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनकी समस्याओं पर हमको ध्यान देना चाहिए, और लोगों के प्रति हमें सेंसिटिव रहना चाहिए। ये भी हमारे समाज के अंग हैं, और किसी भी राष्ट्र के विकास में, मानव समाज के विकास, संपूर्ण विकास में, उसका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है पॉसिबल तभी होगा जब ईच एंड एवरी पर्सन जो है, यानी हर व्यक्ति जो है, वो एक सामान्य स्तर का, एक अच्छे स्टैंडर्ड की लाइफ को क्या करेगा, जिएगा। और यहाँ हालात ये हैं कि इनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिली। अभी पढ़ा आपने जैसे फिरोजाबाद के हालात, वहाँ के ज़्यादातर परिवार ऐसे हैं जहाँ लोगों को एक मन से क्या बताया था, एक टाइम भी उनको, एक वक्त का खाना भी ये क्या कहते हैं, भर पेट जो है क्या नहीं हुआ, नसीब नहीं होता। तो ये चीज़ें जो हैं, हालांकि इसके लिए बहुत कड़ा संघर्ष करना होगा, बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे, सरकारों को भी प्रयास करना होगा, लोगों को भी इसके लिए क्या करना होगा, प्रयास करना होगा, ताकि लोग इस तरह के विशेष सर्कल से बाहर आएं और एक अच्छा जीवन जीने की उनको अवसर मिले। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।